प्रिय दिल के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दूर या पास, देश में या विदेश में, जो भी इस समय मेरे साथ वास्तविक जीवन की कहानी सुनने के लिए जुड़े हैं, आप सबका हमेशा की तरह तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं बरिशाल के रहने वाले मोहम्मद जावेद हुसैन की एक दिल दहला देने वाली धोखाधड़ी से भरी सच्ची कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है परलोक में पत्नी को पाने की चाह में। हाँ, एक पति अपनी पत्नी को मारना चाहता है इस उम्मीद में कि वो उसे अगले जन्म में फिर से पाएगा, और जन्नत में जाने की आस में भी वही गुनाह करता है, अपनी ही पत्नी की हत्या। दरअसल दोस्तों, आज की ये कहानी एक ऐसी हकीकत है जिसमें गहरी ठगी और छल सामने आएगा। शायद आप में से बहुत से लोग उस कंपनी के बारे में जानते होंगे जो कुछ साल पहले बांग्लादेश में बहुत मशहूर थी। उस कंपनी का नाम था डेस्टिनी। हम सबने इस कंपनी का नाम तो सुना ही है, चाहे हमने वहां काम न किया हो, लेकिन हर कोई इसके बारे में जानता था। देखिए, इस कंपनी का सबसे बड़ा हथियार था ब्रेन वॉश करना। मान लीजिए आपने किसी जंगल में पेड़ खरीदा, बंदरबन या खगराछरी में, जहां आपका बगीचा है वो आपने कभी देखा भी नहीं, न पेड़ देखा न जमीन, फिर भी आपने पैसे दे दिए, सिर्फ उनके कहने पर, उनके मीठे शब्दों पर भरोसा करके। उन्होंने आपके दिमाग को इस तरह धो दिया कि आपने बिना कुछ देखे आंख बंद उन्हें पैसे सौंप दिए। इसे ही कहते हैं ब्रेन वॉश। इस तरह ब्रेन वॉश करके वो सीधे साधे लोगों को बेवकूफ बना लेते थे। दोस्तों, इसी तरह ब्रेन वॉश करके अब्दुल जावेद के साथ भी एक भयानक धोखा हुआ। बरिशाल का वो सीधा साधा लड़का ऐसे जाल में फंसा कि आप कहानी सुनकर दंग रह जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप शुरुआत से अंत तक जावेद हुसैन की इस सच्ची जीवन कथा को ध्यान से सुनेंगे, और कहानी खत्म होने पर आप भी जावेद की तरह अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। धन्यवाद सभी को। सम्मान्य दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जावेद हुसैन है। मेरा परिवार बरिशाल का है। दोस्तों, मैं अपनी ज़िंदगी की कहानी शुरू करने से पहले आपको अपने परिवार के बारे में बताना चाहूँगा। हमारे परिवार में मैं हूँ, मेरे पिता हैं, मेरी 3 माताएं हैं और मेरी दादी भी हैं। कुल मिलाकर हम 11 भाई बहन हैं। जब मैं ये बताता हूँ कि मेरी 3 माइयाँ हैं तो शायद आप हैरान हो जाएं। सच में ये हैरानी भरी बात है। मेरे पिता ने कुल 3 शादियाँ की। मेरी एक बड़ी माँ है, एक मेझो माँ है और एक अपनी माँ है, और केवल उसी अपनी माँ के गर्भ से मैं पैदा हुआ हूँ। बड़ी माँ के गर्भ से मेरे 6 भाई बहन हैं और मेझो माँ के गर्भ से 4 भाई बहन हैं। कुल 11 भाई बहन। बरिशाल शहर से काफ़ी दूर हरे भरे किसी छोटे से गांव में हमारा परिवार रहता था। हमारा परिवार काफ़ी संपन्न था। मेरे पिता पेशे से किसान थे। आप सोच सकते हैं, किसान होकर कैसे संपन्न परिवार? पर हमारे इलाके में मेरे पापा बड़े जमींदार माने जाते थे। पिताजी के पास जमीन संपत्ति इतनी थी कि उसका मुआयना चलते चलते भी पूरा नहीं हो पाता। सिर्फ हमारे गांव में ही नहीं, आसपास के कई गांवों में भी मेरे पिताजी की बहुत सी जमीनें थीं। सुना है कि मेरे पिताजी एक पहलवान भी थे। सालों पहले से वे हुर नामक खेल खेलते थे और उस खेल में वे बहुत ताकतवर और श्रेष्ठ माने जाते थे। खैर, जब मैं पैदा हुआ, मेरे पिताजी की सेहत पहले जैसी ना रही। बेटे के पैदा होने के बाद वे कई जगह कमज़ोर पड़ गए और पहले जैसी शक्ति ना रही। पहले जैसी तरह खेतों में दाब कर काम नहीं कर पाते थे। पिताजी कमज़ोर पड़ गए। वे मुझे बहुत प्यार करते थे क्योंकि मैं उनके सबसे छोटे और सबसे छोटा संतान था। उनकी इसी फरमाइश और स्नेह के कारण मेरी बड़ी 2 माइयाँ और बड़े सौतेले भाई बहन पिताजी से खिन्न रहते थे। वे अक्सर गुस्सा करते और कहते कि पिताजी सिर्फ मुझे ही प्यार करते हैं और किसी और को नहीं। इस वजह से मेरे सौतेले भाई बहन पिताजी से अक्सर झगड़ा करते थे। मेरे बचपन के दिन ऐसे ही बीते। जब मैं 9 साल का था, मेरे पापा का इंतकाल हो गया, यानी मेरे पिता का देहांत हो गया। जब पिताजी जिंदा थे तब मैं और माँ ठीक ठाक रहें, कोई बड़ी समस्या नहीं थी। पर पिताजी के मरने के बाद हमारे ऊपर अत्याचारों की बौछार होने लगी। मेरे जो सौतेले भाई बहन थे वे हर पल हमारे ऊपर अत्याचार किया करते थे और मेरी माँ और मुझे घर से निकालने की कोशिश करते थे। कारण नाइजर वजह से वो मेरी माँ को मारने तक आते थे। मेरी बड़ी माँ के एक बड़े बेटे, जिसका नाम राजू भाई था, वो रोज़ मेरी माँ को मारने आता था। गांव के लोग भी उसे रोक नहीं पाते थे।
मेरी माँ मुझे सीने से लगाकर चिल्लाती और रोती और अल्लाह से न्याय की भीख मांगती। वे बार बार कहती, तेरा बाप जिंदा रहते तो तू ये सब कर ही ना सकता था, तेरे बाप जिंदा रहते तो मेरे ऊपर ऐसा अत्याचार नहीं करता। और कहती कि आज तेरे पति के मर जाने की वजह से तू मुझ पर ऐसा अत्याचार कर रहा है, अल्लाह तुझे कभी माफ नहीं करेगा। राजू भाई मेरी माँ की एक भी बात नहीं सुनते थे। गांव के लोग भी उन्हें रोक नहीं पाते थे। हर दिन वे मेरी माँ को मारने आते और बार बार कहते, तेरा मियाँ मर गया, अब तू अपना सामान लेकर यहाँ से निकल जा, क्योंकि मुझे भी तो बराबर का हिस्सा चाहिए। उनका मतलब था, अगर मेरी माँ मुझे लेकर घर छोड़ देती तो उन्हें संपत्ति बांटते समय हमें हिस्सा नहीं देना पड़ता, लेकिन अगर हम घर में रहते तो उन्हें हमें भी हिस्सा देना पड़ता। इसी वजह से सब मिलकर मुझे और मेरी माँ को घर से निकालने की कोशिश करते। वे मुझे भी बहुत मारते, रास्ते में देखते ही पीट देते। कई बार तो ऐसा हुआ कि मेरी माँ और मैं सुबह से रात तक घर का दरवाज़ा बंद कर अंदर बैठे रहते, ना खाना खाते ना बाहर निकलते। रात के अंधेरे में मेरी माँ किसी के घर जाकर भीख मांगकर थोड़ा बहुत खाना लाती। हमारा जीवन बहुत दुख, पीड़ा और अभाव में बीत रहा था, इतना कष्ट कि उसका बयान करना मुश्किल है। समय बीतता गया और मैं धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब मेरी उम्र करीब 17-18 साल की थी, तब भी मेरे राजू भाई, सौतेले भाई बहन मुझे देखते ही मारते थे। कभी खेतों में मेरा पीछा करते तो कभी मुझे जहर देने की कोशिश करते। बोतल में जहर लाकर मुझे देते और कहते, खा ले, बहुत मजेदार है। लेकिन मेरी माँ ने मुझे समझा रखा था, कभी उनसे कुछ मत खाना, कुछ भी मत लेना, इसलिए मैं हमेशा मना कर देता। वे जोर देते पर मैं कहता, भैया आप खाइए, आपा आप खाइए। वे कभी खुद नहीं खाते थे, बस मुझे खिलाने की जिद करते थे। तभी मुझे समझ आता कि उसमें कुछ गड़बड़ है। इस तरह जिंदगी चलती रही और मैं धीरे धीरे जवान हुआ। मेरी उम्र अब 17-18 साल के करीब थी। उस समय मेरे राजू भाई की एक बहन थी, यानी मेरी सौतेली बहन। उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन शायद उसका पति उससे ठीक व्यवहार नहीं करता था, इसलिए उसने तलाक लेकर वापस घर आ गई। बाद में उसने दूसरी शादी की और उसका नया पति घर जमाई बनकर हमारे ही घर में रहने लगा। कुछ समय बाद उस दूल्हे ने सड़क के किनारे एक बड़ी जमीन पर गायों का फार्म बनाने की योजना बनाई। उसने चारों ओर दीवार खड़ी करनी शुरू कर दी और सभी से सिग्नेचर यानी दस्तखत लेने लगा। एक रात राजू भाई, उनका बहनोई और उनकी बहन तीनों मेरे पास आए और बोले, जावेद यहाँ सिग्नेचर कर दो। मैंने पूछा, किस बात का सिग्नेचर? उन्होंने कहा, हम यहाँ गायों का फार्म बना रहे हैं, सबकी अनुमति चाहिए, तुम भी साइन कर दो। मैंने कहा, मैं क्यों साइन करूं? आप फार्म बनाएंगे तो मुझे क्या फायदा? क्या मुझे कोई हिस्सा मिलेगा? इतना सुनते ही मेरी सौतेली बहन गुस्से से भर गई और मुझे पकड़कर मारने लगी। इतनी हिम्मत कैसे हुई तेरी? तू मेरे पति से सवाल करता है? तू कितना बदतमीज हो गया है। तभी राजू भाई बोले, अरे ये लोग तो किसी चीज के मालिक ही नहीं, इन्हें पूछने की क्या जरूरत है, हम जो चाहें करेंगे, ये कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने मेरी कोई अनुमति नहीं ली, मेरे साइन भी नहीं करवाए और अपनी मर्जी से उस जमीन पर एक बहुत बड़ा गायों का फार्म बना लिया। सच में बहुत विशाल फार्म। दूल्हा हर किसी के घर जाता था, मतलब बड़ी बड़ी बाल्टियों में दूध भरकर मेरे सारे सौतेले भाई बहनों को देता, लेकिन हमें नहीं देता था, न मुझे न मेरी माँ को। ऐसे ही बहुत दिनों तक चलता रहा। उस जमीन के पास ही एक छोटा सा टुकड़ा था, वो हमारे पिता की जमीन नहीं थी, किसी और की थी। मैंने उस जमीन पर सरसों बोई थी, कड़ी मेहनत से खेत तैयार किया था। लेकिन एक दिन उनके फार्म का एक बछड़ा किस तरह निकल आया और पूरा मेरा सरसों का खेत बर्बाद कर दिया। पूरा खेत चौपट हो गया। मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो खेत मैंने अपने पैसों से बनाया था, किसी ने मेरी मदद नहीं की थी। शाम को मैं राजू भाई के पास गया। उनकी बाजार में एक बड़ी शराब की दुकान थी। मैंने जाकर कहा, भाई आपके जीजा के फार्म का बछड़ा मेरी सरसों की फसल नष्ट कर गया है, मुझे बहुत नुकसान हुआ है, अब मैं क्या करूं? राजू भाई ने कहा, मुझसे क्यों कह रहा है, वो गाय भैंसों का फार्म मेरा नहीं, तेरे जीजा का है, जा उसे बोल। मैं बोला, ठीक है। फिर मैं अपने जीजा के घर गया। हमारा घर बहुत बड़ा था, लेकिन हमें सबसे कोने में एक छोटा सा हिस्सा दिया गया था, जहां मैं और मेरी माँ रहते थे। मैं जीजा के पास गया और बोला, आपके फार्म से एक बछड़ा निकला और मेरी सरसों की फसल बर्बाद कर दी। मैं गरीब आदमी हूँ, ये ज़मीन भी मेरी नहीं, किराए पर ली थी। क्या ये ठीक हुआ? अगर हो सके तो कुछ मुआवजा दीजिए। इतना सुनते ही वो गुस्से से बोला, तू मुझसे मुआवजा मांगने आया है? इतनी हिम्मत कहाँ से आई तेरी? फकीर के बेटे, मैं तुझे मुआवजा दूंगा। और वो मुझे भद्दी हद्दी गालियां देने लगा। मैंने कहा, भाई गाली मत दीजिए,
आप इस परिवार के असली सदस्य नहीं, आप तो घर जमाई हैं, थोड़ा सम्मान से बात कीजिए। बस इतना कहना था कि मेरी सौतेली बहन एक लाठी उठाकर मेरे सर पर जोर से मारती है। मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश आया, मैंने देखा मेरी माँ रो रही थी। मेरा सिर बंधा हुआ था। रात का लगभग आधा पहर बीत चुका था। मैं सोचने लगा, पिता की संपत्ति में मेरा भी हक है, फिर भी मुझे कुछ नहीं दिया गया। उल्टा जब मैंने किसी और की जमीन पर मेहनत की तो उन्होंने अपनी गाय से वो खेत भी नष्ट करवा दिया। अब तो हद हो गई। मैंने तय किया कि अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। मैं घर से निकल पड़ा और सीधा गांव के मेंबर यानी स्थानीय प्रतिनिधि के घर गया। रात का समय था। मैंने उसे जगाया और कहा, मेंबर साहब, क्या मुझे कोई न्याय नहीं मिलेगा? क्या पिता के मर जाने के बाद मेरा सब कुछ भी मर गया? वो बोला, मैं सब जानता हूँ, लेकिन राजू के खिलाफ बोलने की मेरी हिम्मत नहीं है। वो इस वार्ड का असली मालिक है। मैं उसी की बदौलत मेंबर बना हूँ। अगर कुछ कहना है तो चेयरमैन से कहो। मैंने कहा, तो आप कुछ नहीं कर सकते? वो बोला, नहीं, मेरी ताकत नहीं है। चेयरमैन चाहे तो कुछ कर सकता है। मैंने कहा, ठीक है, तो मैं चेयरमैन के पास जाता हूँ। रात के लगभग 2 बजे मैं चेयरमैन के घर पहुंचा। दरवाज़ा खटखटाने पर वो बाहर आया और मुझसे बहुत बुरा व्यवहार करने लगा। इतनी रात को क्यों आया है? मेरी नींद क्यों खराब कर रहा है? मैंने कहा, आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? मैं न्याय मांगने आया हूँ। मेरे साथ अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है। मैं बस उसका इंसाफ चाहता हूँ। वो मुझसे कहने लगा, इतनी रात को क्यों आया है तू? सुबह क्यों नहीं आया? क्या दिमाग खराब हो गया है? और मुझे बहुत बुरी तरह गालियां देने लगा। इतने में चेयरमैन की पत्नी अंदर से बाहर आई। वो बोली, आप चेयरमैन हैं, अगर किसी को रात बिरात कोई मुसीबत होगी तो वो आपके पास ही तो आएगा। लड़का मुसीबत में है, देखिए इसका सिर फटा हुआ है, अब भी खून बह रहा है। ये आपके पास इंसाफ मांगने आया है, और आप ही अगर इसे डांटेंगे तो फिर इंसाफ कौन देगा? चेयरमैन अपनी बीवी की बात सुनकर थोड़ा शांत हुआ, फिर बोला, ठीक है, अब जा, रात काफी हो गई है, मैं अब कुछ नहीं कहूंगा। कल रात दरबार होगा। इशा की नमाज के बाद मस्जिद के पास जो ईदगाह है वहीं दरबार होगा। रात 8 बजे वहां आ जाना। चेयरमैन की ये बात सुनकर मेरे दिल को थोड़ी शांति मिली। मैंने सोचा, चलो चाहे इंसाफ हो या ना हो, कम से कम एक आदमी तो कह रहा है कि वो मेरा मामला सुनेगा। इतना भी मेरे लिए बहुत था। मैंने कहा, ठीक है चेयरमैन साहब, जैसा आप कहें। फिर मैं घर लौटा। घर पहुंचते ही देखा राजू भाई और मेरे सारे सौतेले भाई बहन मुझे धमकियां दे रहे हैं। कह रहे हैं, सुबह तक तेरा घर गिरा देंगे, तुझे इस घर से निकाल देंगे। बहुत गालियां दे रहे थे, बहुत धमकियां दे रहे थे। मैं कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप सोने चला गया। सुबह होते ही देखा एक आदमी मेरे घर में पानी फेंक रहा है, दूसरा आग लगाने की कोशिश कर रहा है, तीसरा केरोसिन तेल लेकर आया है। ऐसा माहौल हो गया था कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं बार बार कह रहा था, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा मत करो। लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुन रहा था। सब पागलों की तरह मुझ पर टूट पड़े। भाई बहन किसी को भी समझाना मुमकिन नहीं था। सबके अंदर जैसे आग लगी हुई थी। दोपहर तक हालात इतने बिगड़ गए कि मुझे डर लगने लगा, अगर मैं यहाँ माँ को रख दूं तो ये लोग उस पर और ज्यादा अत्याचार करेंगे, शायद उसे मार भी सकते हैं। इसलिए दोपहर के वक्त मैंने धीरे से माँ से कहा, माँ अब चलो यहाँ से, अब यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। माँ बोली, मैं कहाँ जाऊँ? मैंने कहा, जहाँ मैं जाऊँगा आप मेरे साथ चलिए। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने माँ को वहाँ से बाहर निकाला। हम दोनों सीधे चेयरमैन के घर पहुँचे। वहाँ चेयरमैन नहीं था तो मैंने उसकी पत्नी से बात की। मैंने कहा, देखिए चेयरमैन साहब तो घर पर नहीं हैं, लेकिन मेरे साथ जो हो रहा है वो अब बर्दाश्त से बाहर है। वो बोली, चेयरमैन से मेरी बात हो गई है, वो सब कुछ जानते हैं, तुम चिंता मत करो। तुम अपनी माँ को लेकर हमारे घर में बैठो, जब चेयरमैन साहब आएंगे तो उनसे खुद बात करना। उन्होंने इतना कहा तो मैंने माँ को अंदर बिठा दिया। थोड़ी देर के लिए ही सही, मगर अब हमें कहीं तो पनाह मिली थी। धीरे धीरे दोपहर बीतने लगी। तभी चेयरमैन घर लौट आया। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी ने उसे सब कुछ बताया। देखिए, जावेद और उसकी मां पर उसके सौतेले भाई बहन बहुत जुल्म कर रहे हैं। बेचारे मजबूर होकर मेरे घर में शरण लेने आए हैं और मैंने उन्हें रहने दिया है। चेयरमैन असल में मन से ये सब नहीं करना चाहता था,
लेकिन बीवी की बात रखनी पड़ी तो उसने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, उन्हें रहने दो, मैं देखता हूं क्या किया जा सकता है। रात को तो वैसे भी दरबार बुलाया गया है। शाम की ओर मैं अब भी चेयरमैन के घर में था। चेयरमैन ने मुझसे कहा, जा जरा अपने घर जाकर देखा, सुना है तेरे घर को गिरा दिया गया है। मैं हैरान होकर बोला, क्या कह रहे हैं आप? उस समय मैं चेयरमैन के घर में ही था, टीवी देख रहा था। वो फिर बोले, हाँ, लगता है उन्होंने तेरे घर को तोड़ डाला है, जा जाकर देख ले। मैं धीरे धीरे घर की तरफ गया और जो देखा वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा चेयरमैन ने कहा था। मेरा पूरा घर तोड़ दिया गया था, कमरा, रसोई, सब कुछ मलबे में बदल गया था। मैं रोता हुआ फिर चेयरमैन के पास लौटा और कहा, चेयरमैन साहब, आपने सही कहा था, उन्होंने मेरा पूरा घर तोड़ दिया है। चेयरमैन ने कहा, हाँ, मुझे भी खबर मिल गई है, तेरा घर तोड़ दिया गया है, सब जानता हूं। कोई बात नहीं, आज रात दरबार में सब ठीक से होगा। तेरा घर टूटना भी शायद अच्छा हुआ, अब सबके सामने बात साफ हो जाएगी। शाम तक मैं दरबार की तैयारी करने लगा। मस्जिद के पास जो ईदगाह थी वहीं कुर्सी टेबल सब ले जाकर लगाया गया। पूरा गांव और आसपास के गांव के लोग जमा हुए। दरबार शुरू हुआ। चेयरमैन ने सबके सामने कहा, जावेद, तू अपनी बात बता। मैंने सब कुछ विस्तार से बताया, जो कुछ मेरे और मेरी मां के साथ हुआ, सब सुनने के बाद चेयरमैन ने राजू भाई से पूछा, राजू, तू कुछ कहना चाहता है? क्या जावेद की बातें सही हैं? राजू भाई बोला, हाँ, जो कुछ जावेद ने कहा वो सही है, लेकिन हम किसी अवैध औलाद को अपने घर में नहीं रख सकते। जावेद असल में हमारे बाप का बेटा नहीं है। उसकी माँ उसे किसी और जगह से पेट में लेकर आई थी। वो किसी और का बच्चा है, हमारे बाप का नहीं। इसलिए वो हमारे बाप की जमीन पर रहने का हकदार नहीं है। चेयरमैन गुस्से से उठ खड़ा हुआ। क्या बकवास कर रहे तू राजू? ऐसी बेहुदा बात मत कर। फिर उसे बैठाकर चेयरमैन ने सब गांव वालों से पूछा, राजू जो कह रहा है, क्या तुम लोग ये बात मानते हो? गांव के सब लोग एक सुर में बोले, नहीं, ये झूठ है। जावेद बचपन से इस गांव में ही पला बढ़ा है। हमने देखा है कैसे उसके सौतेले भाई बहन उस पर और उसकी मां पर अत्याचार करते आए हैं। इन दोनों ने कभी चैन की सांस नहीं ली। राजू की ये बात झूठ है। जावेद इसी गांव का बेटा है और उसका बाप वही है जो राजू का बाप है। चेयरमैन ने तब कहा, राजू, तेरी बात की कोई अहमियत नहीं, मैं इसे मान नहीं सकता। कल सुबह वकील आएगा और साथ में अमीन यानी नापने वाला भी आएगा। कल सुबह तुम्हारी जमीन की नापजोख होगी और पूरी संपत्ति बराबर बांटी जाएगी। तो फिर तुम लोग भाई और बहनें, जिनकी बहनों की शादी हो चुकी है, उन्हें सबको कल बुलाना और फिर संपत्ति का बंटवारा होगा। राजू भाई उस वक्त कहने लगे, चौधरी साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? हमारी संपत्ति तो पहले ही बांट दी गई थी। चौधरी ने पूछा, कब बांट दी गई? वे बोले, हम भाई बहनों ने आपस में बांट ली थी, कौन कहां क्या पाएगा सब तय हो चुका है। तब चौधरी ने पूछा, तो राजू का हिस्सा कहां है और इस जावेद का हिस्सा कहां है? राजू ने गुस्से में कहा, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जावेद मेरा भाई नहीं है, हम उसे कोई हिस्सा नहीं देंगे। चौधरी ने सख्त लहजे में कहा, देखो राजू, इस तरह बात करना ठीक नहीं। जावेद को उसका हिस्सा देना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें कल तक का वक्त देता हूं। तुम सब बैठकर उसके साथ बात करो और जितना हो सके उसका हिस्सा तय करके उसे दे दो। अगर तुम लोग उसे हक नहीं दोगे तो मैं खुद उसे मुकदमा दर्ज कराने को कहूंगा और फिर तुम सब बड़ी मुसीबत में पड़ोगे। ये कहकर चौधरी ने रात करीब 10 बजे दरबार खत्म किया। दरबार खत्म होने के बाद पूरा दिन बीत गया, शाम हो गई। मैं बार बार राजू भाई के पास जा रहा था, कह रहा था, भाई, चौधरी साहब ने कहा था जगह देंगे, लेकिन आप तो मुझसे बात ही नहीं कर रहे। वो कोई जवाब नहीं देते। शाम के बाद मैं चौधरी साहब के घर गया। कहा, चौधरी साहब, आपने तो कल रात फैसला दिया था कि राजू भाई मुझे मेरे बाप की संपत्ति में से हिस्सा देंगे, लेकिन उन्होंने तो मुझे 1 इंच जमीन भी नहीं दी। चौधरी साहब ने कहा, ऐसा करो, तुम थाने जाओ, मैं थाने फोन कर देता हूं, जाकर मुकदमा दर्ज करा दो, मैं ओसी साहब को बता दूंगा। मैं थाने गया। ओसी साहब ने मुझे अंदर बुलाया। बोले, हाँ, चौधरी साहब ने फोन किया था, सब बताओ क्या हुआ।
उन्होंने मेरी सारी बात लिख ली और मैंने मुकदमा दर्ज करा दिया। उस दिन रात करीब 3 बजे घर में अचानक शोर मच गया। उसी रात जिस दिन मैंने मुकदमा किया था, पुलिस आ गई। मुझे नहीं पता चौधरी साहब ने पुलिस से क्या कहा था, लेकिन पुलिस ने घर पर धावा बोल दिया। उन्होंने मेरे भाइयों बहनों को खींचकर बाहर निकाला। राजू भाई और बाकी 3 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। 2 सौतेली बहनें थी, उन्हें भी ले रहे। यहां तक कि मेरी सौतेली माँ, बड़ी माँ को भी पकड़ लिया। जो भी घर में था सबको पुलिस ले गई। सुबह जब बाकी सौतेले भाई बहन आए तो मेरे पैरों पर गिरकर रोने लगे। जावेद भाई, आपने ये क्या कर दिया, कोई रास्ता निकालिए। मैंने कहा, रास्ता मेरे पास नहीं, चौधरी साहब के पास है। उन्होंने कहा था मुकदमा करो, तो मैंने कर दिया, अब तुम उन्हीं के पास जाओ। फिर वे सब चौधरी साहब के पास गए, हाथ पैर पकड़ के रोने लगे। चौधरी साहब, जैसे भी हो कोई उपाय निकालिए, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। चौधरी साहब ने मुझे बुलवाया, कहा राजू को बुलाओ, फिर जावेद को भी बुलाओ। मैं पहुंचा तो चौधरी बोले, क्या बात है जावेद, तू क्या चाहता है? मैंने कहा, आप जैसा फैसला करेंगे मैं उसी को मानूंगा, आपके हुक्म के बाहर कुछ नहीं करूंगा। चौधरी बोले, ठीक है, अब बताओ तुम लोग जावेद को कहाँ जमीन दोगे? मेरे भाई बहन जो जेल से बाहर थे बोले, हम देंगे, बराबर हिस्से में देंगे, बस पहले हमारे भाइयों को छुड़वा दीजिए। चौधरी ने थाने फोन किया। उसी रात के अंदर मेरे सारे सौतेले भाई बहन और सौतेली माँ को छोड़ दिया गया। वे सब घर लौट आए। फिर उसी रात उन्होंने बैठकर मुझे थोड़ा बहुत हिस्सा दे दिया, हालांकि बहुत कम, क्योंकि उन्होंने पहले ही बहुत कुछ बांट लिया था। लेकिन मैं संतुष्ट था, क्योंकि इससे पहले तो मुझे कुछ भी नहीं मिला था, बल्कि घर से निकाल दिया गया था। अब जो थोड़ा भी मिला उसी में मैं खुश था। चौधरी साहब ने मुझसे पूछा, क्या बात है जावेद, तू खुश है? क्या तुझे और चाहिए? मैंने कहा, नहीं, जितना आपने दिलवाया है मैं उसके लिए अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। मैं उसी थोड़े बहुत हिस्से में खाकर पीकर जीने लगा। सोचा अगर इसी में जिंदगी गुजर जाए तो भी ठीक है। चौधरी साहब बोले, ठीक है, लेकिन कुछ ही दिन बाद मुझे लगा मेरे सौतेले भाई राजू की नीयत ठीक नहीं है। एक रात करीब 11 बजे चौधरी साहब खुद मेरे घर आए। खिड़की से आवाज दी, जावेद उठो। मैं उठा तो बोले, तुम और तुम्हारी माँ जरा मेरे घर आओ, रात में ही। मैं और मेरी माँ आधी रात को उनके घर पहुंचे। वहां चौधरी साहब मेरी माँ से बोले, देखिए आपके बेटे को मार डालने की साजिश चल रही है, बाहर से लोग बुलाए गए हैं जो उसे खत्म कर देंगे। आप ऐसा कीजिए, अपने बेटे को विदेश भेज दीजिए। आप बूढ़ी हैं, आपको कोई कुछ नहीं करेगा, लेकिन उसे जरूर मार देंगे, क्योंकि अब संपत्ति उसके नाम हो चुकी है। मुझे पक्की खबर है हमले की तैयारी है, उसे जल्द विदेश भेज दीजिए। माँ बोली, मैं पैसे लाऊं कहां से, मेरे पास तो कुछ नहीं। चौधरी ने कहा, जो जमीन तुम्हें मिली है उसे बेच दो, किसी को भी बेचो, बस कल तक पैसे मुझे दो, मैं ही उसके विदेश जाने का इंतजाम कर दूंगा, वरना जमीन भी जाएगी और बेटा भी। अगले ही दिन मैंने खरीदार ढूंढा, जल्दी जल्दी जमीन बेच दी और पासपोर्ट बनवाया। 4-5 दिन में पासपोर्ट तैयार हो गया। पासपोर्ट बनते ही मैं घर में रात को सो भी नहीं पाता था। हर रात कोई आवाज देता, जावेद जावेद उठो। मुझे नहीं पता कौन पुकारता था, लेकिन अंधेरा होते ही घर पर हमला शुरू हो जाता। पत्थर फेंकते, ईंट मारते, गाली देते। आखिर मैंने वहां से भागने का फैसला किया। बरिशाल शहर चला गया। वहां जाकर एक छोटी नौकरी कर ली। 4 महीने के भीतर कतर का वीजा मिल गया। चौधरी साहब ने ही हमारे इलाके के एक आदमी के जरिए वीजा का सारा इंतजाम कर दिया। मैं कतर चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह वहां मेरी हालत अच्छी रही, काम धंधा ठीक चला। कतर जाने के 8 महीने बाद मेरी माँ का इंतकाल हो गया। मैं चौधरी साहब से हमेशा कहता था, मेरी माँ पर कोई हमला ना हो, मेरे सौतेले भाई बहन उन्हें नुकसान ना पहुंचाएं, आप ध्यान रखिए। चौधरी बोले, नहीं बेटा, किसी ने तुम्हारी माँ को कुछ नहीं कहा, वो बुढ़ापे में बीमारी से गुजरी हैं। माँ के इंतकाल के बाद मैं बहुत रोया, दूर से ही दुआएं की। चौधरी और गांव के लोग मिलकर मेरी माँ का जनाजा और दफन का इंतजाम कर दिए। उसके बाद मैं कतर में ही रहने लगा। थोड़ा बहुत कमाता था। अब तो दुनिया में मेरा कोई नहीं बचा था। किसे पैसे दूं, किसे याद करूं, कोई नहीं था। फिर मैंने ठान लिया, अब मैं उस पुराने घर में नहीं रहूंगा। 3 साल बाद जब छुट्टी पर लौटा, माँ को गुजरे हुए 3 साल हो चुके थे। घर आकर मैंने अपना पुराना मकान और जमीन एक सौतेले भाई को बेच दी।
3 साल की बचत के साथ जो पैसा था उससे मैंने दूसरी जगह दूसरे गांव में नई ज़मीन खरीदी, जहां मुझे कोई जानता नहीं था। वहां मैंने मिट्टी से घर ठीक किया, चारों तरफ दीवार बनवाई। फिर चौधरी साहब को कहा, चौधरी साहब मैं अब जा रहा हूं, मेरी ज़मीन पर नज़र रखिएगा। उन्होंने कहा, कोई दिक्कत नहीं, मैं उस गांव के लोगों से कह दूंगा, वे तुम्हारी ज़मीन का ध्यान रखेंगे, तुम बेफिक्र रहो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर से कतर वापस आ गया। अब मैं कतर में हूँ। उस समय मैं चेयरमैन साहब की लोगों की मदद से धीरे धीरे वहाँ घर बनाने की कोशिश कर रहा था। वास्तव में 1 साल के बाद मुझे फिर से अपने मालिक से छुट्टी मिली। मेरे मालिक हज के लिए जा रहे थे और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं 2 महीने के लिए छुट्टी लेकर घर चला जाऊं। मैं 2 महीने के लिए घर आया। घर पहुंचकर मैंने उतना ही घर का काम किया जितना 2 महीनों में संभव था। फिर मैं 2 महीने बाद वापस कतर चला आया। वहाँ मैं पैसे कमा रहा था, घर बना रहा था, जगह खरीद रहा था। लेकिन एक बात ध्यान रखने योग्य है, इन सब के बावजूद भी कोई सच्चा लाभ नहीं है अगर मन में शांति नहीं है। मन में कोई नहीं है जिसके साथ दुख सुख बांट सकूं। पिता नहीं है, माँ नहीं है, भाई बहन भी नहीं है, यानी कोई भी अपना नहीं है। इस दुनिया में मैं अकेला हूँ। लगातार मैं रोता रहता था, मन हमेशा खराब रहता था, किसी से बात नहीं करता था। इसी बीच फेसबुक आया। जब मैंने फेसबुक इस्तेमाल करना शुरू किया तो मैं वहाँ विभिन्न तस्वीरें अपलोड करता रहा। कतर वास्तव में बहुत सुंदर है। कतर के विभिन्न हिस्सों में बहुत खूबसूरत जगहें हैं। यूरोपीय लोग यहाँ घूमने आते हैं। वहाँ से मैं कतर की सुंदर व्यू वाली जगहों के वीडियो बनाता और फेसबुक लाइव करता। फेसबुक लाइव के माध्यम से ये सब चीज़ें लोग देखते। इसी दौरान अचानक मेरे एक वीडियो के नीचे रूपा खान नाम की एक लड़की ने लिखा, अगर आप कर सकते हैं भैया मेरी थोड़ी मदद करें। ये देखकर मैंने उसे संदेश भेजा और पूछा कि वह किस तरह मदद चाहती है। उसने कहा कि क्या मैं उसे फ़ोन कर सकता हूँ। उसने कॉल किया और अपना पता दिया। वह बरेशाल में रहती थी। जहाँ मैं जगह खरीद रहा था उसका पड़ोसी गाँव था। उसकी शादी हो चुकी थी। कुमिल्ला के एक लड़के से उसका रिश्ता था। कैसे हुआ ये मैं नहीं जानता, लेकिन शादी उसी लड़के के पास हुई। शादी के बाद वह अपने ससुर के घर गई, यानी कुमिल्ला नहीं गई, क्योंकि कुमिल्ला के लोग अच्छे नहीं थे। वह बरिशाल में रह गई। लेकिन लड़का मेरी नज़र में मेरे मालिक के अंडर में काम करता था। उसने मुझसे कहा कि लड़के का नाम सैफुद्दीन है। वह कुमिल्ला का लड़का है जो मेरे मालिक के तहत ऊँट की फैक्ट्री में काम करता है। आपने फेसबुक पर उसके साथ कई तस्वीरें अपलोड की हैं। मैं समझ गया कि ये आपका दोस्त है। फिर मैंने सुना कि वह लड़का चरित्रहीन है, कई जगहों पर गलत तरीके से पैसे खर्च करता है, गलत संगति में रहता है और जो कमाता है उसे बर्बाद कर देता है। कोई लाभ नहीं होता। रूपा जो कि बरिशाल की है मुझे बताती है कि उसका पति ठीक नहीं है। मैंने उससे कहा कि आपका पति ऐसा ऐसा है। उसने बताया कि उसके पिता ने उसका जीवन बर्बाद किया और उसे उस व्यक्ति से शादी कर दी जबकि वह शादी के पहले रिश्ते में थी। तो चलिए, मैं अब नहीं जानता कि उसने मुझे ये सब क्यों बताया। वो हमेशा रोती रहती थी और कहती थी कि उसे मुझसे कोई शांति या खुशी नहीं मिलती। वो हमेशा परेशान करती थी, सताती थी। धीरे धीरे बात करते करते उसने मुझसे अपने जज्बात साझा किए। असल में मेरे पास इस दुनिया में अपना कहने वाला कोई नहीं था। मैं पूरी तरह से अकेला, बिना किसी सहारे वाला था। मेरे जीवन में कोई अपना नहीं था। चेयरमैन भी उस समय पक्षाघात से पीड़ित थे, उठ भी नहीं सकते थे, चुनाव नहीं कर सकते थे और घर में कुछ बोल भी नहीं सकते थे। फिर रूपा नाम की लड़की हमेशा मुझे फ़ोन करती थी। वो पूछती थी कि क्या मैंने खाना खाया, सोया, ठीक हूँ या नहीं। बात करते करते वो अपने जज्बात मेरे साथ साझा कर देती थी। मैं धीरे धीरे उसे अपने जीवन की घटनाएं बताने लगा। मेरी माँ और पिता नहीं हैं और मेरे सौतेले भाई बहन मुझ पर अत्याचार करते हैं। मैंने सब कुछ उसे बताया। फिर उसने कहा कि हमारे बरिशाल के पास उसके गांव में ऐसा एक व्यक्ति है। उसने यह भी कहा कि मेरी शादी कुमिल्ला में किसी बुरे लड़के से क्यों हुई और यह बात उसे बहुत दुख देती है। मैंने उसे बताया कि मेरे घर का काम आधा ही हुआ है और अब मैं अकेले इसे पूरा नहीं कर सकता। तब उसने कहा, भैया अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं और मुझे बहन समझकर मुझे कुछ पैसे दें तो मैं आपके घर का काम पूरा कर सकती हूँ। ये हमारा गांव के पास ही है, आप चिंता मत कीजिए। मैंने कहा ठीक है। फिर वो जाकर मेरे घर का वीडियो कॉल किया और मुझे दिखाया। सब कुछ सही था। मैंने उसे ईंट और सीमेंट के लिए पैसे भेजे। लगभग 6 महीने तक वो रोज़ सुबह जाकर सारा सामान लाती और घर का काम संभालती रही। वो हमेशा मुझे फ़ोन करती, दुख सुख की बातें साझा करती
और बहन की तरह मेरे लिए अच्छा महसूस कराती। लगभग 2.5 साल तक हमने ऐसा ही संवाद रखा। 2.5 साल बाद उसने मुझसे कहा, भैया आप देश आएं, देखें और तय करें कि कौन सी लड़की के साथ आप शादी करना चाहेंगे। मैं उसके अनुसार शादी करवा दूंगी। मैंने कहा ठीक है, आप लड़की ढूंढिए, मैं देख लूँगा। मेरे पास अपना कहने वाला कोई नहीं है और आप ही मेरे लिए अपना है। उसके बाद वो लड़की ढूंढने लगी। उसने अलग अलग जगहों पर लोगों से पूछा कि कहाँ कौन सी लड़की मिल सकती है। वो कई दिनों तक मेरे लिए लड़की ढूंढती रही। अंत में उसने मुझे बताया कि उसने 27 लड़कियों को शॉर्टलिस्ट किया है और मैं वहां आकर अपनी पसंद की लड़की चुन सकता हूं। मैंने कहा ठीक है, मैं जाऊंगा। इस तरह बात करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक समय ऐसा आया कि मैंने सब कुछ तय कर लिया और देश में भी पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद मैंने मोबाइल पर जिस रूपा को देखा था, असल में वो उससे भी सुंदर निकली। लंबी, गोरी, घने बालों वाली और हर दृष्टि से बेहद खूबसूरत। रूपा को देखकर मैंने कहा कि आप मेरे लिए ऐसी ही लड़की खोज दीजिए। उसने कहा कि कई लड़कियां हैं, आप कहीं भी जाएं, मैं उन्हें पहले से शॉर्टलिस्ट कर चुकी हूं। मैं वहां गई और लगभग सारी लड़कियां देखी, लेकिन कोई भी मेरी पसंद की नहीं थी। कोई लड़की सामने आकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं हर जगह लड़की देखता, लेकिन मैं रूपा जैसी लड़की ढूंढ रहा था। रूपा का चेहरा बड़े बड़े आंखों वाला, बड़ा चेहरा वाला, हमारी बांग्लादेशी अभिनेत्री मौसमी जैसा कुछ था। मैं वैसे ही लड़की ढूंढ रहा था, लेकिन कोई नहीं मिली। 8 महीने तक लड़कियां खोजता रहा, लेकिन कोई भी रूपा जैसी नहीं मिली। मेरी छुट्टी भी बहुत कम थी और इस समय के भीतर अगर मैं लड़की नहीं ढूंढ पाता तो शादी नहीं कर सकता था। दिन ब दिन खोजते खोजते एक दिन मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा मैं लड़की नहीं ढूंढ पा रहा, मैं अब वापस चला जाऊंगा। तभी रूपा की एक बहन है, उनका नाम खदीजा। खदीजा दीदी ने मुझे कहा कि वो रूपा की बड़ी बहन है। उन्होंने मुझसे कहा, आप घर के अंदर ही देखें, बाहर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, रूपा को कभी पसंद करेंगे क्या? मैं थोड़े हैरान हुआ, क्योंकि मैं दिल से चाहता था कि रूपा के साथ कुछ हो, लेकिन रूपा विवाहित थी, उसका पति था, ये संभव नहीं था। मैंने खदीजा दीदी से कहा कि रूपा तो पहले से शादीशुदा है, उसका पति मेरे साथ है, मैं इसे कैसे कहूँ? खदीजा दीदी ने कहा कि रूपा अपने पति की बात सुनकर उसके अनुसार चलती है। वो आपको अभी नहीं देख सकती, लेकिन बाद में उसका पति छोड़ देगा, वो कहीं और नहीं जाएगी। रूपा ने आपके लिए घर बनाया, दिन रात मेहनत की, आप उसी घर में रहेंगे। दूसरी लड़की के साथ ये सही नहीं होगा, इसलिए अल्लाह ने अभी तक आपको लड़की पसंद नहीं होने दी। आप रूपा से शादी कीजिए, तब आप शांति और खुशी पाएंगे। खदीजा दीदी की ये बात सुनकर मैंने कहा ठीक है। उस दिन रात को जब मैं अपने घर में अपने बिल्डिंग के काम के बाद सो रहा था, मुझे मैसेज आया। मैंने खुद बिल्डिंग बनाई थी। सोते सोते मैसेज देख रहा था और रूपा ने मैसेज किया, आप अकेले बिल्डिंग बनाने की ज़रूरत क्यों समझ रहे हैं? मैंने लिखा, आप मुझे पसंद है, लेकिन आप समझ नहीं रही हैं। इस तरह बातचीत के माध्यम से हमारे बीच एक प्रकार का संबंध बन गया। उसके बाद मैं कहता हूं कि अब मुझे आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है। रात लगभग 2 से 2:30 बजे के आसपास थी। फिर उसने मुझे कहा कि अब अगर चाहो तो क्या अभी मिल जाएगा? मैंने कहा मैं अभी तुम्हें चाहता हूँ। हम दोनों मैसेज करते करते बात कर रहे थे। मैंने कहा अब मेरे घर आओ। उसका घर मेरे घर के पास ही था, मतलब पड़ोसी गांव में। उसने कहा कि सच में ऐसा बोल रहे हो कि अब आऊं? मैंने कहा हाँ, अगर सच में मुझे पसंद करती हो तो अब आओ। रात लगभग 3 बजे वो उस गांव से निकल रही थी। तब सर्दी का मौसम था, नवंबर के आखिरी दिनों में। वो कह रही थी कि वो आ रही है और मैं घर के दरवाजे पर खड़ा था। जैसे ही वो आई, मैं उसे घर ले गया। घर में पहुंचते ही मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया। बहुत सालों तक देश से बाहर रहने और वीडियो कॉल में इतने समय तक बातें करने के बाद हमारे बीच उस दिन बिना शादी के एक रिश्ता बन गया। रिश्ता बन जाने के बाद सुबह वो काफ़ी शर्मिंदा हुई और जितना फ्रेश होना चाहिए था वो ठीक उसी तरह अपने घर चली गई। मैंने 10 बजे उसके नंबर पर कई कॉल किए, लेकिन उसने रिसीव नहीं किया। बाद में खदीजा दीदी मुझे मेरे घर भेजी। आधे 11 बजे खदीजा दीदी आईं और मुझसे पूछा, जावेद भाई रात में क्या हुआ? मैंने कहा दीदी आप कैसे जान गईं? उन्होंने कहा मैं जानती हूँ। उन्होंने पूछा अब शादी करोगे या नहीं? मैंने कहा शादी तो करनी ही होगी, क्योंकि बसर हो चुकी है, अब इसे मिस नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा ठीक है, अब खदीजा के पिता के पास प्रस्ताव भेजेंगे। मैंने कहा खदीजा का तो पति है, वो आज ही तलाक लेगा, बातचीत हो चुकी है। उन्होंने कहा हाँ, कल रात आपने जो अपनापन दिखाया उसके बाद अब वो पति को तलाक देगी और उसके पिता के साथ कोर्ट जाएगी। मैं सुनकर हैरान रह गया।
ठीक 3 दिनों के अंदर उन्होंने सब कुछ ठीक कर लिया। उस प्रवासी सैफुद्दीन से तलाक करवा दिया और उसके पिता को भी सब कुछ बता दिया। वो हमारे घर आई और मुझसे पूछा कि अब क्या करोगा। तब मैंने अपनी छुट्टी बढ़ाई, मालिक को फ़ोन किया, कतर में फ़ोन कर 2 महीने की छुट्टी बढ़ाई। मेरे पास अब वास्तव में कोई अपना नहीं था, कोई रिश्तेदार या जान पहचान वाला नहीं था। फिर मैंने अपने कुछ मित्रों को बुलाया और छोटा सा पारिवारिक कार्यक्रम करके मैं रूपा से शादी कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उससे खुश और शांत हूँ। 2 महीने तक मैं उसके साथ रहा। फिर मैंने सोचा कि हमारे घर के पास एक बहुत बड़ा मस्जिद है, मस्जिद से अजान हमारे घर तक सुनाई देती है। मैंने रूपा से पूछा कि क्या वो अकेले रह सकती है या अपने घर जाएगी। उसने कहा शादी हो चुकी है, मैं अपनी सारी जिंदगी अपने घर में रही कुमिल्ला के एक लड़के से शादी करके। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तो तुम यहाँ रहो, कोई समस्या नहीं। इस बात के बाद मैंने उसे घर में रहने दिया। फिर मैं वापस कतर आ गया। कतर आने के बाद सैफुद्दीन मुझसे बहुत नाराज था। उसने मालिक के पास शिकायत की। मेरे मालिक ने मुझसे कहा, जावेद हुसैन, मैं तुझे पसंद करता था, फिर तू देश जाकर सैफुद्दीन की पत्नी से शादी कर लिया, ये क्या बात हुई। तब मैंने उस मालिक से कहा, देखिए सैफुद्दीन कोई बहुत बुरा इंसान नहीं है, लेकिन उसने अपनी पत्नी के साथ बहुत अन्याय किया। मेरे कतारी मालिक ने कहा, हाँ लेकिन उसकी पत्नी के साथ बहुत अच्छा भी नहीं था। चूंकि हम एक घर में रहते थे, वहाँ बहुत लोग रहते थे, कई जिले और देशों के लोग एक साथ रहते थे। वहाँ से मेरे एक और भाई जो बरिशाल के थे ने मुझसे कहा कि उन्होंने सैफुद्दीन से तुम्हारी पत्नी के बारे में कुछ बातें सुनी हैं, तुम थोड़े शांत मन से बैठकर सैफुद्दीन से बात करो। उसके बाद 2-3 दिन बाद सैफुद्दीन और मैं एक दिन अपने मालिक के साथ ऊँट फार्म गए। मैं बाहर ड्राइविंग कर रहा था, यानी मैं मालिक की कार चला रहा था। सैफुद्दीन बगान के कोने में काम कर रहा था। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। लड़का बहुत पतला पतला दिख रहा था और उसकी पत्नी के प्रति मैं अपने अंदर अपराध बोध महसूस कर रहा था। मैं उसके पास गया। वह बहुत लोगों के सामने रो रही थी और शिकायत कर रही थी कि मैं उसकी पत्नी से शादी कर रहा हूँ। यह देखकर मुझे पछतावा हुआ। मैंने सोचा कि सैफुद्दीन के साथ थोड़ी अच्छी तरह बात करके मैं इस मामले को सुलझा लूँ। मैं उसके पास गया और कहा, सैफुद्दीन भाई, क्या आप थोड़ी बात कर सकते हैं? उसने कहा, हाँ। मैंने कहा, भाई देखो, हम दोनों प्रवासी हैं, हम एक मालिक के अधीन काम करते हैं। आप जानते हैं कि मैं आपकी पत्नी से शादी कर रहा हूँ, इसलिए शायद आप मुझसे नाराज़ हैं। लेकिन भाई, जो हुआ हो गया, आप मुझे माफ़ कर दें। आप मेरे देशी भाई हैं, मुझे माफ़ कर दें। आपकी बरिशाल की लड़की अभी भी मुझे पसंद कर रही है। आप कुमिल्ला में उसे शादी के लिए भेज रहे हैं। वह कभी कुमिल्ला नहीं जाती। आपके माता पिता से उसका कोई संबंध नहीं है। आप अपने देश जाकर एक अच्छी शादी करें और खुश रहें। मेरे लिए दुआ करें और मुझसे नाराज ना हो। मैंने कहा, शक? कोई शक नहीं, बस तुम्हारे फेसबुक का पासवर्ड चाहिए। पासवर्ड देने में दिक्कत क्या है, बताओ तो सही। मैं तो पासवर्ड नहीं दूंगी। क्यों नहीं दोगी? वो बस कहती रही, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। उसकी ये बात सुनकर मेरे मन में और शक पैदा हो गया कि वो फेसबुक का पासवर्ड क्यों नहीं देना चाहती। इसका मतलब जरूर फेसबुक पर वो किसी न किसी के साथ अवैध रिश्ते में है, गलत बातें करती है, तस्वीरें और वीडियो का आदान प्रदान करती है। ऐसी ही बातें मेरे मन में घर करने लगीं। फिर मैंने उसके फेसबुक में जाना शुरू किया। फेसबुक के अंदर जाकर मैंने देखा वो अलग अलग लड़कों से बात करती रहती है। बहुत से लड़के उसकी पोस्ट पर कमेंट करते हैं, आप बहुत सेक्सी लगती हैं, और वो जवाब में लिखती, मुझे लगोगे क्या, आओगे क्या रात में। ऐसी बातें देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसी लिखावट, ऐसे कमेंट, इन्हें देखकर मुझे अंदर से बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई। सोचने लगा ये सब क्यों हो रहा है। खैर, मैंने इन बातों के बारे में उससे कुछ नहीं कहा। इस तरह 1 महीना गुजर गया। कुछ समय बाद मैंने फिर उससे कहा, तुमसे एक अनुरोध है, तुम मुझे फेसबुक का पासवर्ड दे दो। लेकिन उसने तब भी नहीं दिया। फिर मैंने एक और लड़के के नाम से फेसबुक आईडी बनाई। दूसरे लड़के की तस्वीर लगाकर मैंने उसे मैसेज किया। जैसे ही मैंने नॉक किया, उसने तुरंत जवाब दिया। मैंने पूछा, कैसी हो? वो बोली, अच्छी हूँ, आप कौन? फिर मैंने उसे एक गंदी तस्वीर भेजी, गूगल से डाउनलोड की हुई एक खराब सी फोटो। वो बोली, आप ऐसे दिखते हैं तो थोड़ा वीडियो भी दिखाइए ना। ये सुनकर मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाया। उसने जब कहा वीडियो दिखाइए, तब ऐसा लगा जैसे मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा हो। मैंने उसे घर में अकेला छोड़ रखा है। अगर वो मुझसे इस तरह की बातें करती है तो इसका मतलब उसका चरित्र बिल्कुल अच्छा नहीं है, उसका चरित्र खराब है। मैं यही सोचने लगा।
फिर धीरे धीरे सैफुद्दीन भाई भी औरों से इसके बारे में बात करने लगे। एक दिन मैं बहुत दुखी था। मालिक की गाड़ी लेकर ऊंटों के फार्म पर चारा पहुंचाने गया था। वहां मैं कुमिल्ला के आसिफ का एक विरह गीत सुन रहा था, बहुत दर्द भरा गीत। सैफुद्दीन भाई ने पूछा, क्या बात है जावेद भाई, इतने दुखी गाने क्यों सुन रहे हैं? कोई दुख मिला है क्या? मैंने कहा, अरे भाई, दुख और कौन देगा? दुख तो अपना ही इंसान देता है, दूसरे को तो बताया भी नहीं जा सकता। फिर उन्होंने कहा, जावेद भाई, एक बात कहूं, गुस्सा मत करना। अगर फ्री हो तो मेरे कमरे में चलो, आपसे थोड़ी बात करनी है। मैंने कहा, नहीं भाई, कमरे में नहीं आऊंगा, जो कहना है यही कहो। फिर वो पास आकर बोले, भाई, रुबा लड़की अच्छी नहीं है। आज मैं जितना भी इस कतर की जमीन पर बदनाम हुआ हूं, उसका एकमात्र कारण मेरी बीवी है। मेरी बीवी अलग अलग लड़कों से बात करती थी, वीडियो कॉल करती थी और उनके सामने अपने कपड़े तक उतारती थी। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है, लेकिन दिल से मैं ये सब कभी स्वीकार नहीं कर पाया। मैं भी एक इंसान हूँ। मैं विदेश की मिट्टी पर ऊँटों का काम करता हूँ, हाड़ तोड़ मेहनत करता हूँ। देश में मेरी माँ है, वो मेरी माँ के साथ नहीं रहती, ना ही मेरे पिता के साथ। वो अकेली रहती है और अकेले रहते हुए वो अलग अलग लड़कों के पास चली जाती है। हर समय एक के बाद एक। मेरे पास इसके अनगिनत प्रमाण हैं। फिर भी मैंने उसे भरोसे से अपनाया, प्यार किया, उसके साथ घर बसाया, सुख और शांति की उम्मीद में। लेकिन भाई, उसने मेरे साथ इतनी बड़ी बेईमानी की, इतनी बड़ी धोखेबाज है वो, जिसे बयान करना मुश्किल है। जावेद भाई, मेरा आपसे सिर्फ एक अनुरोध है। मुझे नहीं पता आप उसके साथ कितनी शांति से रह पाएंगे, लेकिन दुनिया में कोई भी लड़का उसके साथ रहकर कभी खुश नहीं रह सकता। आप ये मत सोचिए कि आप उसे ले गए तो मुझे दुख हुआ। नहीं भाई, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। अगर आप उसके साथ खुश रह सकते हैं तो रहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई नाराज़गी नहीं। लेकिन एक बात कहूँ, वो अच्छी इंसान नहीं है, वो बहुत बुरी इंसान है, बेहद खराब। ये बात उन्होंने मुझे कही। और फिर जैसे जैसे मैं उसे दूसरी आईडी से मैसेज करता रहा, वो वीडियो कॉल पर आने की बात करती और उसी पर सैफुद्दीन भाई की बात सच साबित होती गई। इसके बाद तो भाई मेरी जिंदगी में अब कोई शांति ही नहीं रही। हर मुहूर्त छोटी छोटी बात पर भी उसका और मेरा झगड़ा होने लगा। मैं फोन करता, तुम किससे बात कर रही हो? कभी वो बिजी, कभी किसी और से चैट कर रही। हर समय मैं उसे अलग अलग तरीके से देखने लगा, यानी शक अब पूरी तरह दिल में बैठ गया था। इसी बीच हमारे इलाके की मस्जिद के पास रहने वाले एक हजरत यानी मौलवी साहब से मेरी फेसबुक पर पहचान हुई थी। एक दिन मैसेंजर पर उनके साथ बात हो रही थी। मैंने उन्हें अपनी पत्नी के बारे में बताया। तब हजरत मुझसे कहने लगे, मैं तो रोज देखता हूं आपके घर के सामने न सुबह खाली था के न शाम, हर समय कुछ न कुछ लड़के खड़े रहते हैं। और आपकी पत्नी जो कपड़े पहनती है, एक शादीशुदा औरत हाफ पैंट पहनकर, बनियान टी शर्ट पहनकर गांव में घूमती है। ये ठीक नहीं। असल बात कहूं तो ये उचित नहीं है। हम तो दीन के रास्ते के लोग हैं, मुसलमान हैं। आपको सच बताना मेरा फर्ज है। आपकी पत्नी आपकी जिम्मेदारी है, उसे थोड़ा संभाल कर रखें। बस यही निवेदन था। ये बात सुनकर मेरे अंदर और भी बुरा लगने लगा। सैफुद्दीन भाई तो पहले से ही ये सब कह रहे थे, ऊपर से हजरत की बात, और फिर एक सबूत खुद भी मेरे हाथ लगा कि मेरी बीवी मुझे फेसबुक का पासवर्ड नहीं देती। उसके पास कोई अच्छा रहनुमा नहीं था जो उसे सही रास्ते पर रखे। मेरे पास भी कोई ऐसा अभिभावक जैसा आदमी नहीं था जो उसके साथ रहकर उसे गलत रास्तों से दूर रख सके। मैं बिल्कुल अकेला था, ना किसी से कह सकता था, ना अकेले सह सकता था। एक तरह की जीते जी मौत जैसी पीड़ा में था। मैं रो रो कर अल्लाह से कहता, या अल्लाह मुझे मौत दे दे, मैं अब ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी हालत में सैफुद्दीन भाई मुझे हमेशा यही कहते, भाई फोन करते रहो, खबर लो, जरूरत पड़े तो देश लौट आओ, वरना बीवी को कभी सही नहीं रख पाओगे। एक दिन मैंने हजरत को फोन करके रोते हुए कहा, हजरत, मेरा तो माँ बाप भी नहीं है, मैं यतीम हूं। इस लड़की को मैंने प्यार करके शादी की, उसने मेरे लिए घर बनाया, मेहनत की, त्याग किया, लेकिन अब वही ऐसा कर रही है, मैं क्या करूं? हजरत बोले, भाई मेरे पास इसका जवाब देने के लिए शब्द नहीं है, लेकिन एक काम करो, अपने घर में किसी एक आदमी या किसी औरत को रखो, कोई ना कोई मौजूद रहे तो आपकी बीवी गलत काम करने से डरेगी। उसे लगेगा घर में कोई है, मतलब उसे निगरानी में रखना होगा, एक अभिभावक जैसा कोई। तब मैंने कहा,
लेकिन हजरत, मैं किसे रखूं? मेरा तो कोई नहीं, न बाप, न माँ, न चाचा, न नाना। इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है। फिर मैंने हजरत से कहा, हजरत आप कहाँ रहते हैं? हजरत ने कहा, मैं मस्जिद में ही रहता हूं। वो मस्जिद गांवों के बीचों बीच एक पुरानी मस्जिद थी। वहां ज्यादा लोग नहीं आते थे। उन्हीं हजरत ने मस्जिद के पास एक हिफ्स खाना यानी मदरसा रूपी केंद्र भी खोला था। वो बच्चों को कुरान हिफ्स करवाते, इमामत भी करते और हर परिवार से फीस लेकर पढ़ाते। फिर हजरत मुझसे बोले, किसी नेक आदमी या किसी शरीफ औरत को अपने घर में रख लो ताकि तुम्हारी पत्नी नियंत्रित रहे। तब मैंने हजरत से कहा, हजरत एक काम कीजिए, आप ही मेरे घर में रह जाइए। मेरे घर की बिल्डिंग में कई कमरे हैं, आप एक कमरे में रह जाइए। अगर आप रहेंगे तो मुझे भरोसा रहेगा कि मेरी पत्नी गलत रास्ते पर नहीं जाएगी, क्योंकि घर में एक हजरत रहेंगे तो वो डर कर बुराई से दूर रहेगी। हजरत मुझे कहने लगे, देखो भाई, मैं तो मस्जिद में रहता हूँ, मेरे अपने बच्चे हैं, मैं बच्चों को कुरान पढ़ाता हूँ, उन्हें हिफ्स करवाता हूँ। मेरे पास इतना समय नहीं होता कि मैं किसी के घर जाकर रह सकूँ। लेकिन तुम चूंकि एक यतीम इंसान हो, तुम्हारा ना बाप है ना माँ, तो उस नज़र से देखो तो तुम भी अल्लाह के नबियों जैसे आजमाए हुए इंसानों में से हो। तुम्हारे अंदर अच्छाई मैंने महसूस की है, इसीलिए ठीक है, मैं तुम्हारे घर रहूँगा, लेकिन तुम रोना धोना बंद करो। मैं उस वक्त अक्सर हजरत को फ़ोन करके खूब रोता था। मैं बहुत टूट चुका था। उस समय मैं रूपा को बहुत चाहता था, क्योंकि दुनिया में मेरा अपना कहने जैसा कोई नहीं था। मैंने आज तक कभी किसी लड़की से सच्चा प्यार नहीं किया था। कोई लड़की मुझे कभी अच्छी भी नहीं लगी थी, लेकिन रूपा को मैंने दिल से चाहा, जान से भी बढ़कर प्यार किया। इसलिए मैंने हजरत से कहा, हजरत जैसे भी हो मेरी रूपा को सही रास्ते पर ले आइए, उसे संभाल लीजिए बस। तब हजरत ने कहा, ठीक है, जब तुम इतना कह रहे हो तो मैं तुम्हारे घर आकर रहूंगा, नमाज पढ़ूंगा, कुरान पढ़ूंगा और तुम्हारे घर की देखरेख करूंगा। मैंने जाकर रूपा से कहा, रूपा हजरत अब हमारे घर रहेंगे। ये सुनते ही वो गुस्से से आग हो गई। बोली, क्यों? हजरत हमारे घर क्यों रहेंगे? मैं नहीं मानती। मैंने कहा, हजरत रहेंगे, इसमें समस्या क्या है? घर खाली रहता है, मैंने जो फैसला किया है वही होगा। पहले तो वो झगड़ने लगी, लेकिन जब मैं सख्त हो गया तब बोली, ठीक है, रहेंगे तो रहने दो। फिर हजरत अपना सामान लेकर हमारे घर रहने लगे। लेकिन 3 दिन बाद ही उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बोले, भाई मैं अब तुम्हारे घर नहीं रह सकता। मैंने पूछा, क्यों हजरत, क्या हुआ? 3 दिन में ही क्यों जा रहे हैं? उन्होंने कहा, भाई जो चीज़ें मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ वो बर्दाश्त से बाहर है। अगर कोई एक मर्द कभी कभार रात में आता तो भी आदमी दिल को समझा ले, लेकिन यहाँ तो हर रात एक नया आदमी आता है, हर रात। और ये सब तुम्हारी पत्नी खुद कर रही है। ये लड़की तो जन्म से ही खराब है, तुम्हारी किस्मत ही खराब थी जो तुम इसके हाथ चढ़ गए। ये औरत इतनी घटिया, इतनी गंदी और बेशर्म है, इसके गिरेपन की कोई हद ही नहीं। दुनिया में तुम्हारे पास अब कुछ नहीं बचा और इसकी वजह से तुम्हारा आखिरत भी बर्बाद हो सकता है। ये लड़कों को घर लाती है, उनसे वीडियो कॉल पर अश्लील बातें करती है, गंदे कपड़े पहनती है, और ये सब मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। मैं एक दीनदार आदमी हूँ, मैं ये सब देखकर यहाँ नहीं रह सकता। तुम इसे तलाक दे दो। मैंने कहा, हजरत मैं उसे छोड़ नहीं सकता, मेरे बस में नहीं है, मैं उससे अलग नहीं हो सकता। दरअसल मैं ये बात बताना भूल गया था कि उस समय मैंने उसके नाम से 2-3 कट्ठा जमीन भी खरीदी थी, क्योंकि मेरा इस दुनिया में अपना कोई नहीं था, न परिवार न रिश्तेदार। तो मैंने सोचा था कि अपनी मेहनत की कमाई किसके नाम करूं, इसलिए मैंने जो थोड़ा बहुत संपत्ति खरीदा उसके नाम पर ही खरीदा। अब अगर मैं उसे छोड़ दूं तो सब कुछ खो दूंगा, मेरा पैसा भी, जमीन भी और वो भी। इस तरह हमारे बीच हर दिन झगड़ा होने लगा। रोज गालियां, मारपीट, छीना झपटी, यही सब चलता रहता। ना वो मेरी शक्ल देखना चाहती थी, ना मैं उसकी। यही हाल लगभग 6-7 महीने तक चलता रहा। 6-7 महीने बाद मैंने सोचा कि अब मैं देश वापस जाऊंगा। जो कुछ भी अल्लाह ने मेरी किस्मत में लिखा है उसी पर भरोसा करके मैंने देश लौटने का फैसला किया। उस समय मैं पूरी तरह उस हजूर की बातों पर चलता रहा। उनका नाम था अली हुसैन मोहम्मद। अली हुसैन मोहम्मद। मैं हर काम उन्हीं की सलाह मानकर करता था। मेरा पूरा विश्वास उन्हीं के ऊपर था। जब मैं देश आया, ढाका एयरपोर्ट से मुझे वही हजूर रिसीव करके ले गए, लेकिन मैं अपनी पत्नी के साथ नहीं सोता था, क्योंकि विदेश में रहते हुए हजूर और सैफुद्दीन के मुख से कुछ ऐसी बातें सुन चुका था जिससे मेरे मन में डर और शक बैठ गया था। मुझे लगा अगर मैं पत्नी के साथ रहूंगा तो मैं काफिर हो जाऊंगा। इसलिए मैं अलग कमरे में सोने लगा और वो दूसरे कमरे में। रात में हजूर मेरे पास बैठकर मुझे समझाते थे। वो कहते थे कि मैंने अपनी आंखों से देखा है मेरी पत्नी अलग अलग लड़कों के साथ गलत रिश्ते में थी। हजूर मुझे चेतावनी देते कि अगर मैं उसके साथ रहूंगा तो ना तो मुझे शांति मिलेगी, ना ही मैं पाक रह पाऊंगा। यहाँ तक कि वो मुझे डराते कि मेरी पत्नी से मुझे कोई बीमारी भी लग सकती है। मैंने उनकी बात मान ली
और पत्नी के पास जाना बंद कर दिया। हजूर मुझे इस्लामी किताबें पढ़कर सुनाते और दीन की बातें समझाते। वो किसी बड़े इस्लामिक संगठन से भी जुड़े थे। एक पूरे हफ्ते तक मैं घर में रहते हुए भी पत्नी से बात नहीं करता था। मैं सिर्फ हजूर के साथ समय बिताता। हजूर मेरी पत्नी से भी बातें करते और दावा करते कि वो उसे दीन के रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बाद में वो मुझे कहने लगे कि मेरी पत्नी कभी दीन की राह पर नहीं आएगी, ना ही अपने पति की इज्जत करेगी, ना उसकी सेवा करेगी। एक रात हजूर ने मुझे कुछ खास दुआएं पढ़ाईं। उन दुआओं का असर ऐसा हुआ कि मेरा पूरा शरीर कांपने लगा, रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर कोई चीज़ उतर आई हो। उसी रात हजूर ने मुझसे कहा, अगर तुम इस औरत को तलाक दोगे तो ये किसी और मर्द से शादी करेगी या 100 मर्दों के साथ हराम रिश्ते बनाएगी। ये हर दिन जिना करती रहेगी। अगर तुम इसे जिंदा छोड़ोगे तो ये गुनाह पर गुनाह करती जाएगी, लेकिन अगर तुम इसे मार डालो तो ये आगे गुनाह नहीं कर पाएगी। इसके सारे गुनाह रुक जाएंगे और तुम्हें अल्लाह और रसूल के पास अज्र यानी सवाब मिलेगा। इसके बाद हजूर ने एक वली यानी अल्लाह के दोस्त की कहानी सुनाई, कैसे उसने एक गुनहगार औरत को देखकर उसे खत्म कर दिया था ताकि वो आगे और गुनाह ना करे। हजूर ने मुझे ये सब ऐसे समझाया जैसे किसी बुरे इंसान को खत्म करना नेकी का काम हो। ये घटना सुनाने के बाद हजरत ने मुझे एक डाकू की कहानी सुनाई। तिनी बोले, एक डाकू था जो जिंदगी भर बहुत से लोगों को लूटता रहा, बहुत लोगों की हत्या की। लेकिन एक दिन उसने सोचा, अगर मैं वाकई किसी बुरे आदमी को मार दूं तो शायद ये एक नेक काम होगा। उसने एक बहुत ही बुरे इंसान को मार डाला और सिर्फ इसी वजह से अल्लाह ने उसे अपना वली बना दिया, अल्लाह का दोस्त। हजरत मुझे समझाते हुए बोले, देखो, इतना बड़ा डाकू जिसने सैकड़ों लोगों को मारा था, अल्लाह ने उसे सिर्फ इसलिए माफ कर दिया क्योंकि उसने एक बहुत ही बुरे इंसान को खत्म किया था। उसी वजह से वो अल्लाह का वली बन गया। तो अगर तुम भी अपनी बीवी को मार डालो जो गुनाह पर गुनाह करती जा रही है, तो तुम भी दीन के काम में सवाब पाओगे। हजरत की बातें सुनकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया। वो मुझे ऐसी बातें कहते रहे जो आज भी मैं सोचकर कांप उठता हूं। उन्होंने कहा, तुम्हारी बीवी लोहे के बिस्तर खाट पर सोती है ना? तो करो ये काम, उस लोहे के खाट में दोनों तरफ से बिजली का तार जोड़ दो, फिर उस खाट में करंट छोड़ देना। जब तुम्हारी बीवी बाहर से आकर उस पर सोएगी तो करंट लगते ही मर जाएगी। लोग भी यही मानेंगे कि वो बिजली के झटके से मरी है। दिन के समय में ही ये काम करना, फिर हम लोगों से कह देंगे कि हादसे में मौत हो गई। उसे दफना देना और फिर तुम आखिरत में उसे पाओगे, उसके साथ जन्नत में रहोगे। हजरत की ये बातें सुनकर अगले ही दिन मैंने फैसला कर लिया कि जैसा वो कह रहे हैं वैसा ही करूंगा। मैं बाजार से बिजली के तार खरीद लाया। उस दिन दोपहर में मेरी पत्नी नहाने के लिए बाथरूम में गई थी। उस समय मैं कई दिनों से उसके साथ नहीं सोता था। वो लोहे की खाट पर सोती थी। मैं जल्दी जल्दी कमरे में करंट का तार उसी लोहे की खाट में लगा रहा था। हजरत ने जैसा तरीका बताया था वैसा ही तार लगाकर मैं अपने कमरे में बैठ गया। दरवाज़ा बंद, इंतज़ार कर रहा था पत्नी नहाकर आएगी और बिस्तर पर बैठते ही मर जाएगी। लेकिन अचानक दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से क्यों पीटने लगा। मैंने दरवाज़ा खोला, देखी 8-10 लोग हमारे गांव और पास के गांव से आए हैं। आते ही उन्होंने मुझे बिना कुछ पूछे मारना शुरू कर दिया। मुझे बेरहमी से पीटा जाने लगा। कुछ ही देर में पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस वालों ने मुझे हथकड़ी पहना दी और कहा, तुम अपनी बीवी को बिजली के झटके से मारने की कोशिश कर रहे थे, तुमने खाट में बिजली का तार लगाया था। मैं हैरान था, पुलिस को ये बात पता कैसे चली। तभी देखा गवाही देने के लिए खुद हजरत ही सामने खड़े हैं। तारा बोलছে, हाँ, এই লোকটা আমার সাথে বসেই পরিকল্পনা করেছে, আমি সাক্ষী। मेरे पास कुछ कहने का मौका ही नहीं था। गांव वाले मुझे पीट रहे थे, ससुराल वालों ने भी पीटा। फिर पुलिस मुझे थाने ले गई। कुछ दिन बाद मुझे कोर्ट ले जाया गया, लेकिन कोर्ट में जो खबर मैंने सुनी वो सुनकर मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। खबर ये थी, मेरी बीवी रूपा को उसी हजरत अली हुसैन ने निकाह कर लिया था। जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा करता था, उसी ने मेरी बीवी से शादी कर ली। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने मेरे घर पर कब्जा कर लिया। मेरे नाम पर जो ज़मीन जायदाद मैंने अपनी पत्नी के नाम खरीदी थी वो सब हड़प लिया। जेल से छूटने के बाद मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। नौकरी बचाने के लिए जान बचाकर मैं फिर से कतर चला गया। वहाँ जाकर मुझे सच्चाई पता चली। सैफुद्दीन ने भी मेरे साथ धोखा किया था। उसने मुझे झूठी बातें बताकर मेरे घर में फूट डलवाई थी। वहाँ के लोग बोले, अरे भाई, तुमने सैफुद्दीन की बात मान ली, वो तो बहुत खराब आदमी है,
उसने खुद एक लड़की से मोबाइल पर प्यार करके शादी की, फिर ससुराल वालों से पैसे ऐंठ कर उसे छोड़ दिया। वो नहीं चाहता था कि तुम्हारा घर बसे, इसलिए उसने तुम्हारे घर को बर्बाद कर दिया। उस हजरत ने आखिरकार मेरी पूरी जमीन पर कब्जा कर लिया। मैं तो पूरी तरह पागल होने की हालत में पहुंच गया था। क्षोभ और असहायताएं अमी हजरत के फोन करे जितना गाली दे सकता था दे भेल्लम और भुल्लाम, मेरे घर से निकल जा, ये घर और जमीन मेरे नाम की है, मेरी अपनी मेहनत की कमाई है, अभी की अभी मेरा घर छोड़ दे। बहुत हंगामे के बाद हसरत ने मेरा पुराना घर छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो मेरे लिए और भी बड़ा झटका था। मैंने जो जमीन अपनी पत्नी रूपा के नामे खरीदी थी, उस जमीन को समतल करवाकर वहीं हजरत और रूपा ने नया घर बना लिया। अब वे दोनों उसी घर में पति पत्नी की तरह रह रहे हैं और अपना परिवार बसाकर सुख से जीवन बिता रहे हैं। और मेरी हालत, मेरे पुराने घर में अब बकरियां और कुत्ते सोते हैं। घर खंडहर हो चुका है। आज लगभग 7-8 साल हो गए हैं। मैं अब बांग्लादेश वापस नहीं जाता। मैं कतर में ही पड़ा हूं, वहीं किसी तरह जिंदगी काट रहा हूं। आज उस हजरत के रूपा से बच्चे भी हो गए हैं। वो अब बहुत अच्छा जीवन जी रहा है, मस्जिद में इमामती करता है, लोगों की नजरों में नेक और सम्मानित बना हुआ है। लेकिन मेरा अपना घर अब जानवरों का बसेरा बन गया है। रात में वहां लोमड़ी और कुत्ते घूमते हैं। कभी कभी मेरा मन चाहता है छाती पीट पीट कर रोऊं, खुद को खत्म कर दूं। आखिर मैंने क्यों अपनी पत्नी पर इतना शक किया, क्यों उसे समझने की कोशिश नहीं की। आज मैं हर चीज खो चुका हूं। बचपन से ही दुख झेल रहा हूं, लेकिन नहीं जानता अल्लाह मुझे कब तक आजमाते रहेंगे। मेरी किस्मत ऐसी क्यों हुई भाई, ऐसा नसीब मुझे क्यों मिला। भाई, आपसे एक अनुरोध है, अगर आप कर सकें तो मेरी ये कहानी ज़रूर सुनिए और किसी तरह पहुंचाइए। और एक और बात, मैं अपनी बीवी को बिजली का करंट देने की जो तैयारी कर रहा था, उस सब का वीडियो खुद हजरत ने बनाया था। वो चुपके से खिड़की के पास से कैमरा लगाकर वीडियो बना रहा था। जैसे ही मेरी पत्नी बाथरूम से बाहर निकली, हजरत ने उसे वीडियो दिखाकर कहा, देखो तुम्हारा पति तुम्हें मारने की तैयारी कर रहा है, खाट में करंट वाला तार फिट कर रहा है। मेरी पत्नी ये सब देखकर डर गई और उसने मेरी बात पर विश्वास करना छोड़ दिया। ये सारी बात मुझे बाद में एक महिला के जरिए पता चली, जिसने मेरे साथ सहानुभूति रखकर सच बताया। यहां तक कि हमारी खदीजा आपा ने भी कहा, तुम्हारे साथ विश्वासघात हुआ है, हजरत ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। लेकिन मेरी पत्नी ने कभी मेरी बात पर भरोसा नहीं किया। वो आज भी हजरत को ही सच्चा मानती है और उसके साथ ही जीवन बिता रही है। भाई, अगर आपकी मदद से मेरी पत्नी ये कहानी सुन सके तो शायद वो एक बार मेरी बात समझे। अगर वो मेरे पास वापस न भी आए तो कम से कम मुझे माफ़ तो कर दे। उसकी माफ़ी मिल गई तो शायद आखिरत में मेरी हालत आसान हो जाएगी।